फर्स्ट है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर अलग हैं चार्जेस और उसके बाहर कितने भी चार्जेस हैं उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी लैपटॉप की बात करता हूँ तो लैपटॉप के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर लैपटॉप बना है, तो वो सारे के सारे पार्ट्स कहाँ रहेंगे? लैपटॉप के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो लैपटॉप के अंदर वाला जो सिस्टम है दैट सिस्टम इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब उसको बाहर क्या हो रहा है उसको उनसे कोई मतलब नहीं है, बाहर के कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। लैपटॉप के बाहर आप मोबाइल फ़ोन रखो, आप एक टीवी रख दो, आप कोई बड़ा सा जनरेटर रख दो, लैपटॉप के अंदर वाले कंपोनेंट्स को उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अंदर का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। बैग इधर रख दो, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है वो सेम रहेगा, वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। पेज नंबर 5 पर आ जाइए। पेज नंबर 5 पर देखिएगा, सेकंड जो इसका स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सेकंड स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ना तो उनको क्रिएट करा जा सकता है ना ही उनको डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको ना तो क्रिएट करा जा सकता है ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। वो एक जो बॉडी है उस बॉडी से दूसरी बॉडी में उसको सिर्फ ट्रांसफ़र करा जा सकता है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आप ये देखिएगा कि अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास, तो ये भी जो है ये भी टोटल थ्योरेटिकली टॉपिक है। तो इसमें ना 7 पॉइंट्स हैं। तो कई बार एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि राइट और मेंशन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में कोई 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आप बता दीजिए। 7 दे रखे हैं, 7 में से कोई 4 तो याद रह ही जाएंगे एग्जाम में, है ना। तो पहला देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अब मास की बात करते हैं। मास ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है अगर प्रोटॉन का चार्ज है तो वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का है तो फिर वो नेगेटिव है। और अगर मैं न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करूँ तो दैट इज़ न्यूट्रल। तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मास ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट ही रहेगा और वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और ज़ीरो भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर किसी बॉडी का मास ज़ीरो हो गया तो हम ये कहेंगे अब तो ये बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सेकेंड देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू एनी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू एनी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में एक रिलेशन है क्वांटाइजेशन वाला, तो Q इज इक्वल टू एनी ये होता है। एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में एक रिलेशन अब तक एस्टैब्लिश हुआ है Q इज इक्वल टू एनी, लेकिन मास में ऐसा कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, कि मास में कुछ ऐसी चीज़ एस्टैब्लिश नहीं हुई है कि एक मास है, 2 मास है, 3 मास है तो उनका कोई फार्मूला हो। तो ऐसा कोई फार्मूला मास में नहीं आया है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। फिर अच्छा, वो वाला जो फार्मूला है उस फार्मूले के बारे में भी डिस्कस करूँगा। उसमें भी ये नहीं है कि मास के अलग अलग फ्रैगमेंट्स को हम उसकी टोटलिंग करी जा सके। जैसे हमने ये कहा कि 50 चार्जेस हैं, तो 50 चार्जेस हैं तो हमें ये मालूम है कि एक जो चार्ज है ना उसकी जो वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो या प्रोटॉन का चार्ज हो, उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ है। तो ये हम जानते हैं, लेकिन हमें मास के बारे में ऐसा रिलेशन हम क्यों नहीं एस्टैब्लिश कर पाए? क्योंकि मास अलग अलग बॉडी का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कोई छोटी बॉल हो तो उसका मास 1 किलोग्राम हो, कोई बड़ी बॉल हो तो उसका मास 3 किलोग्राम हो। तो इसलिए मास में ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं है। वैसे तो है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है जो आप बता रहे हो, वो वाला रिलेशन भी है। ठीक है, तो वो क्वांटाइजेशन वाला रिलेशन नहीं है मास में। थर्ड देखिए, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। तो चार्ज जो है, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड है, मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। ठीक है,
तो मास जो है वो स्पीड के साथ इंक्रीज होता है। हम रिलेशन जानते हैं ना, E इज इक्वल टू mc²। तो मास जो है अगर बॉडी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो उसका मास भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को एक एग्जांपल के थ्रू हमने ये चीज़ इम्पल्स पढ़ा था 11th क्लास में। तो उसमें ये था कि अगर एक छोटी सी बॉल है, उस छोटी सी बॉल को लाकर ऐसे ही टच कर दिया, हल्के से टच कर दिया लाकर, तो कोई चोट नहीं लगेगी। वही बॉल अगर बड़ी तेज़ी से चलती हुई आएगी तो तेज चोट लगेगी, और वो बॉल और तेज़ी से चलती हुई आएगी तो और तेज चोट लगेगी। ठीक है, तो इसको हम ये कहते हैं कि स्पीड के साथ साथ बॉडी का जो मास का इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। तो चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। फोर्थ है चार्जेस स्ट्रिक्टली कंजर्व। चार्जेस स्ट्रिक्टली कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज की वही वैल्यू रहती है, कम और ज़्यादा नहीं होती। मास पर आ जाइए। मास इज नॉट कंजर्व बाई इटसेल्फ एज सम ऑफ द मास मे गेट चेंज्ड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। तो जैसे चार्ज की बात करते हैं ना, कि चार्ज की अगर वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू इतनी ही रहेगी, ये कंजर्व नहीं रहेगी। कंजर्व मतलब सेम रहेगी, ये कंजर्व रहेगी। लेकिन अगर हम मास की बात करते हैं तो मास जो है वो डिपेंड करता है एनर्जी पर भी और स्पीड ऑफ लाइट पर भी। ठीक है, तो वो इस पर डिपेंड करता है। तो हम ये कहेंगे मास इज नॉट कंजर्व बाई इटसेल्फ, वो पूरी तरीके से कंजर्व नहीं रहता मास। एज सम ऑफ द मास मे गेट चेंज इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा, तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो सर मास एनर्जी के साथ कैसे चेंज होगा? मास एनर्जी के साथ ऐसे ही, वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर हम मान लीजिए कि मास का, अगर मान लीजिए हम मास की बात करते हैं, तो मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करिए कि जो भी बॉडी है, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि 2 किलोग्राम है, और ये सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इसको 3 इंटू 10 की पावर 8 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 10 की पावर 8 जूल। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। तो इसका मतलब क्या है? सॉरी मैंने गलत लिखा, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, 8 का 10 की पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 16 जूल। तो ये एनर्जी हो गई 18 इंटू 10 की पावर 16 जूल। तो ये एनर्जी हो गई। तो आप ये कहेंगे कि अगर मुझे 2 किलोग्राम मास की कोई बॉडी दे रखी है और ये पूछा जाए कि एयर में वो कितनी एनर्जी डिलीवर कर सकती है वो बॉडी, तो हम ये कहेंगे कि 18 इंटू 10 की पावर 16 जूल इतना कर सकता है। तो हमने मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मान लीजिए हमको एनर्जी दे रखी है कि 50 जूल एनर्जी है, 50 जूल एनर्जी है, तो कोई बॉडी अगर स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है तो आप ये बताइए कि उसका मास कितना रहा होगा। तो आप ये कहेंगे m इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप मास निकाल सकते हैं। तो आपके पास अगर मास है तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी है तो आप मास निकाल सकते हैं। समझ गए मेरी बात? सर ये एनर्जी तो तभी निकलेगी जब टक्कर लगेगी किसी चीज़ से। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। एनर्जी अगर मान लीजिए कि कोई भी बॉडी मान लीजिए 2 किलोग्राम की बॉडी है और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है, तो जब वो कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है तो उसका टकराने से कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो है ना, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो है ना। तो ये वो वाली चीज़ हो गई। और इसी तरीके मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये है। बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी उसमें उस टाइम 0 है। जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। चलिए जी, उसके बाद फिफ्थ देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन 2 चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो 2 चार्जेस के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। किस तरीके से? हम ये जानते हैं कि अगर 2 चार्जेस की बात करते हैं तो प्लस क्यू और प्लस क्यू अगर ये है तो इनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो क्या होंगी? सॉरी, रिपल्सिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस होंगी वो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। और अगर मान लीजिए हमारे पास इधर है प्लस क्यू और इधर है माइनस क्यू,
ये जो फोर्सेस हैं ये जो चार्जेस हैं दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। अब मास में आपको याद होगा ग्रेविटेशन में एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वो ये कहता था कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर बॉडी इन दिस यूनिवर्स, ऐसा होता था, ठीक है। तो इसका मतलब मासेस के बीच में जो फोर्स होगी वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होगी, वो रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी। अगला देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। 6 देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसिल आउट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो कैंसिल आउट हो सकती हैं। क्यों हो सकती है भाई, एक फोर्स अगर मान लीजिए एक फोर्स है इस पर 10 न्यूटन की राइट वर्ड और एक फोर्स इस पर लग रही है -10 न्यूटन की लेफ्ट वर्ड, तो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि इस पर जो फोर्सेस लगेंगी वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, रिपल्सिव भी और अट्रैक्टिव भी। यानी कि राइट डायरेक्शन में अगर मैं रिपल्सिव मानूँ तो लेफ्ट डायरेक्शन वाली अट्रैक्टिव हो गई, और अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन वाली को रिपल्सिव मानूँ तो राइट डायरेक्शन वाली रिपल्सिव हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज मे कैंसिल, एक मिनट, ये डिफरेंसेस थोड़ी हुई ना, ये हमेशा एड अप होती हैं, ये मैंने ना गलत लिख दिया इधर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज में एड अप, ये एड अप होगी, ये कैंसिल आउट नहीं होगी, ये मैंने गलती से ग्रेविटेशनल फोर्सेस का लिख दिया, मैं इसको चेंज करके आपको भेज दूँगा, ठीक है ना। आगे के भी नोट्स इसमें इंक्लूड करके भेजूँगा, अभी 12 पेजेस भेजें, धीरे धीरे आगे के भी मैं भेज दूँगा, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होते ही पूरी हार्ड कॉपी दे दूँगा, ठीक। तो 7th पॉइंट है, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज पोजेसेस सम मास, अगर कोई बॉडी है वो चार्ज है, अगर उसके अंदर चार्ज है तो उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। और अगला इसका है मास का, अ बॉडी पोजेसिंग मास मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज, अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई मास हो, दोनों में डिफरेंस समझिए। अ चार्ज बॉडी ऑलवेज पोजेसेस सम मास, तो अगर कोई चार्ज है तो चार्ज के अंदर तो कोई मास हो सकता है ना, उसके अंदर मास हो सकता है, लेकिन अगर कोई मास है तो मास का कोई चार्ज हो ये ज़रूरी नहीं है, मास न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 7 डिफरेंसेस हो गए इलेक्ट्रिक चार्ज में और मास में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये वो वाला है जो आप बता रहे थे रिलेशन, ये वो वाला रिलेशन। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस with its speed in accordance with the relation m is equal to m naught upon under root 1 minus b square upon c square, m is equal to m naught upon under root 1 minus b square upon c square। m naught क्या होता है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, रेस्ट मास का मतलब क्या होता है कि बॉडी अगर चुपचाप रेस्ट में रखी हुई है तो उसका मास कितना है। जो हम अपना वज़न देखते हैं ना वेइंग मशीन के ऊपर, तो वो एक्चुअली हम अपना मास देखते हैं, तो वो हमारा रेस्ट मास कहलाता है, ठीक है। तो रेस्ट मास अलग चीज़ होती है और नॉर्मल मास अलग है। नॉर्मल मास ये वाला मास हो गया कि भाई हम दौड़ रहे हैं, उस टाइम हमारा मास कुछ चेंज हो सकता है क्या, तो हम ये कहेंगे यस, जब हम मोशन में होंगे तो हमारे मास में फ्लक्चुएशन हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। वो कैसे कम या ज़्यादा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस रिलेशन। So m naught is rest mass of the body, c is speed of light, m is equal to mass of the body when moving with speed v। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट मुझे मालूम है, ठीक है। अब मैं दौड़ लगा रहा हूँ और मैं दौड़ लगा रहा हूँ v वेलोसिटी के साथ, तो v की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। मान लीजिए हम 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो 3 मीटर पर सेकंड इधर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इधर आ जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर होगा। जो भी रेशो आएगा दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 और उसका अंडर रूट निकालेंगे और उससे हम अपने रेस्ट मास को, जैसे आप घर पर बैठे हुए हैं और वेइंग मशीन पर खड़े हो जाते हैं, हमारा 70 किलोग्राम मास है, तो हम 70 को इस पूरे के पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारा मोशन वाला मास आ जाएगा कि जब हम मूव कर रहे हैं तब हमारा मास कितना है, समझ गए। तो रेस्ट मास में और एक्चुअल मास में ये डिफरेंस होता है। वो 1 से छोटा होगा, ठीक है। अब आप ये देखिएगा अगला जो टॉपिक है जो डायरेक्टली ना इसमें डेरिवेशन पूछी जाती है, इसकी आसान टॉपिक है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स।
तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये समझिएगा। तो जो ज़रूरी चीज़ होगी नोट करवाने वाली वो मैं आपको नोट करवाऊँगा, बाकी जो है बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो टाइम उतना वेस्ट नहीं होगा कि हम बैठ कर सारी चीज़ें नोट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट है हमारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिए क्या है कि जैसे हमने ना एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये होता था कि फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा ही कुछ कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two stationary point charges is directly proportional to the product of the charges. So Coulomb's law कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलम्स लॉ की अगर हम बात करें तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि फोर्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है। इस चार्ज की वैल्यू भी मान लीजिए प्लस का Q1 है और ये प्लस का Q2 है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r। दोनों के बीच में डिस्टेंस स्मॉल r है, ये हमने मान लिया। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। ये एक तरह से हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, combining first and second, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। दोनों को कंबाइन करेंगे तो F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। हम ये जानते हैं कि जब भी कभी किसी भी रिलेशन में, मैथमेटिकल रिलेशन में कहीं पर भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन का मतलब क्या हो गया कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर कहीं पर भी आएगा तो इसका मतलब मैं उसको हटाकर वहाँ पर इक्वालिटी साइन लगा सकता हूँ। इक्वालिटी साइन लगाऊंगा तो कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जरूर आएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इक्वालिटी साइन लगा दिया तो कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको मैंने बोल दिया K। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K is electrostatic, where K is electrostatic force constant, and it is expressed as electrostatic force constant, and it is expressed as K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught। K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught। अब क्या है कि K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, और इसकी ना एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बेटा 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर C की पावर -2 लिखूंगा तो उसको क्या बोला जाता है, पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये हो गया।
here epsilon naught is called permittivity of free space. एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि ये हमारा इतना सा डेरिवेशन है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ का इतना सा डेरिवेशन है। कूलम्स लॉ पर क्या होता है कि क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा, अब वो उसमें बोलेंगे कि डिराइव कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स का कूलम्स लॉ इतना सा डिराइव कर दिया, यहाँ तक ये एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इट, बस इतना। ये करने के बाद में इतना जो डेरिवेशन है, ये छोटा डेरिवेशन है, 1 नंबर का डेरिवेशन आएगा, साथ में 3 नंबर का न्यूमेरिकल चिपका कर देंगे। ठीक है, तो साथ में इसके न्यूमेरिकल आएगा, वो अभी डिस्कस करते हैं कैसे करना। तो जो आपको नोट्स भेजे हैं उसमें आप आ जाइए पेज नंबर 7 पर। तो पेज नंबर 7 पर हम आ गए हैं और यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो टर्म है ना एप्सिलॉन, ये आपके लिए नया है। क्या बोलते हैं इसको, EPSILON, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ये बोलते हैं इसको, EPSILON, एप्सिलॉन। और जब भी कभी उसके नीचे ऐसे जीरो बना देते हैं तो जीरो को बोला जाता है नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो नहीं बोलेंगे, उसको एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। जैसे जो मास था रेस्ट मास, तो रेस्ट मास को हम M0 ना बोलकर उसको बोलेंगे M नॉट। तो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अच्छा परमिटिविटी होता क्या है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा रिलेशन बना F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि ये परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी ये होती है किसी चीज़ को परमिशन देना। ठीक है, हमारे ये दोनों हाथ हैं, हम दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं, ताली बजाते हैं, बड़े आराम से बजा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं तो ये काम हम बड़े आराम से कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर हमको ऐसा करना हो कि अभी कोई बोले कि अब आप अपने दोनों हाथों को स्विमिंग पूल में डुबा दो। ठीक है, आप तो बाहर खड़े हुए हो, ठीक है, आपको लेट जाना है स्विमिंग पूल के बाहर वाली सरफेस पर और अपने दोनों हाथों को स्विमिंग पूल में डुबा दिया। अब कोई बोले कि ताली बजाकर दिखाओ, उतनी ही स्पीड से जितनी आप एयर में ताली बजा पा रहे थे कर पाओगे। ठीक है, 1 बार 2 बार करोगे उसमें भी टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वाटर आपको उतनी परमिटिविटी नहीं देता, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एयर के कंपैरिजन में काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, तो उसकी परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो परमिटिविटी का मतलब है कि आप कितना परमिशन दे रहे हैं किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए। ठीक है, अब जरा देखिएगा वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एंड इट इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले दोनों बताएं, कौस्तव, अनमोल, ठीक है, चलिए, ओके जी, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम जो अगला टॉपिक देखेंगे दैट इज कूलम्स लॉ। Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. अब वेक्टर फॉर्म वाला भी देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में एक छोटी सी चीज़ है, वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभी कराता हूँ, 1 मिनट वेट करिए बस।
स्टॉप में आ जाओ। समय तो अभी तो भी डेढ़ घंटा लगेगा, क्योंकि आधे घंटे में तो अपना इसलिए हम बढ़ता जाने बोला था किसको क्या अच्छा मुझे शाम को क्लास में कोई कोई बात नहीं। तो ऐसा मुझे ई ब्लॉक में जाना है। अच्छा। वहाँ 10-15 मिनट साढ़े 5 से साढ़े 6 क्लास, फिर आधे घंटे का बैठ तो चौक में थिएटर होगा। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, वेक्टर जैसे ही आता है, वेक्टर आते ही उनको टेंशन होने लगती है कि यार ये वेक्टर क्यों आ गया फिर से 12th में, 11th में तो अभी करा ही था। तो वेक्टर में करने की इसको क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमने निकाला क्या है कूलम्स लॉ में, आप ये देखिए कूलम्स लॉ में मैंने निकाला है फोर्स, और फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि क्या फोर्स की कोई डायरेक्शन भी है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ फोर्स की डायरेक्शन होती है। भाई इधर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया, इधर पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेते तो अट्रैक्टिव फोर्स होती, तो फोर्स की डायरेक्शन होती है। इस वजह से मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में करने की ज़रूरत पड़ी। तो आप ये देखिएगा कि अब हम पेज नंबर 7 पर है नोट्स में कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो ये जो नोट्स हैं ये आपको ये हेल्प करेंगे कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर में लिख कर आना है। ठीक है, सीबीएसई में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं कि कितने स्टेप आपने मेंशन करे हैं। अगर बाई चांस कहीं पर आप डेरिवेशन कोई भूलते भी हैं तो अगर कुछ स्टेप्स करें तो उसके मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए हमने क्या करा कि हमने कोई दो पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर कर लिए। तो एक पॉजिटिव चार्ज लेना है, हमने अभी पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करें, तो ये हो गया प्लस का Q1, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये हो गया प्लस का Q2 Q1 और Q2। अब इसमें क्या होगा, ये वेक्टर फॉर्म में इसमें क्या होगा कि Q1 है और Q2 है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, अब रिपेल करेंगे तो रिपेल किस तरीके से करते हैं कि भाई हमने ये कहा कि ये जो Q1 है, ये Q1 जो है इसको Q2 रिपेल करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इस पर एक फोर्स लग जाएगी, रिपल्सिव फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? F12। F12 क्यों बोला जा रहा है? F12 इस वजह से बोला जा रहा है, 1 का मतलब है कि 1 पर चार्ज 1 पर जो फोर्स लग रही है वो, और 2 का मतलब क्या है कि 2 की वजह से जो लग रही है, तो F12 इस तरह से लिखा जाता है। सिमिलरली अब इस पर भी एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा? दूर की तरफ भेजेगा, तो रिपल्सिव फोर्स इसको दूर की तरफ पुश करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगी? ऐसे लगेगी इस तरह। तो किस पर लग रही है फोर्स? ऊपर, तो लिखेंगे F2, और किसकी वजह से लग रही है? 1 की वजह से, तो इसलिए लिखेंगे F21। ये समझ में आ गया? उसके बाद हम क्या करते हैं, याद करिए वेक्टर्स की बस एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा, एक छोटी सी चीज़, कि जब भी कभी मैं ये कहता था कि यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B, तो अगर मेरे से कोई ये पूछता था कि आप हमको A से B की तरफ जाना है, A से B की तरफ जाना है, तो हम उसको क्या बोलते थे? AB वेक्टर। अगर कोई कहता था कि B से A की तरफ जाना है, B से A की तरफ, तो उसको क्या बोलते थे? BA वेक्टर, ये बोला जाता था। ठीक है, अच्छा अब अगर किसी भी टर्म का मैग्नीट्यूड मुझे दे रखा है, जैसे फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है, अगर कोई मेरे से कहे कि उसको वेक्टर में आपको निकालना है, वेक्टर बताइए इसका वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? उसको सिर्फ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? जैसे आप देखिए कि ये F12 क्या है? ये फोर्स है, फोर्स की वैल्यू है। फोर्स की वैल्यू क्या है? 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, कुछ ऐसी वैल्यू होगी, है ना। तो अब कोई कहे कि नहीं वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप F12 के साथ में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे। आप कहेंगे यूनिट वेक्टर ही क्यों करेंगे? क्योंकि भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो 1 अगर फोर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मान लो 10 न्यूटन की फोर्स है, तो 1 अगर 10 में मल्टीप्लाई हो गया तो 10 ही रहा, तो 10 ही रहा, लेकिन वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि आपने फोर्स के साथ में डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही फोर्स के साथ में डायरेक्शन मल्टीप्लाई हो गई तो वो फोर्स वेक्टर बन गया। ठीक है, डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दी, डिस्टेंस वेक्टर बन गया। समझ गए? तो ये चीज़ होती है वो और डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि F12 ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो भाई इस डायरेक्शन वाला जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, हमने कहा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज r, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है r। तो इस डायरेक्शन वाला हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर हमको चलना है तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन क्या रहेगी r21 और कैप लगा दो ऊपर, कैप का मतलब ही यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसको ऐसे लिखिएगा r21 और कैप लगा दीजिए। ये समझ में आ गया। जब भी कभी किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकाली जाती है, जैसे मुझे ये वाली डायरेक्शन निकालनी है, ये लेफ्ट वाली डायरेक्शन, तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, 2 से 1 जा रहा हूँ, तो इसलिए r21 लिख दिया उसको। जैसे ए बी वेक्टर निकालना था तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी वेक्टर लिखूंगा, क्योंकि मैं ए से बी जा रहा हूँ। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर r21 क्या लिख दिया, समझ गए, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे इस वाले का वेक्टर निकालना है तो इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ वाला यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 से 2 जा रहे हैं आप, तो उसको आप क्या लिखेंगे, r12 कैप। बस लिखने का तरीका है, बाकी कोई अलग चीज़ नहीं है। बताइए भाई, क्लियर है, वास्तव अनमोल? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इतना हो गया। अब इसके बाद में आप सीधा सीधा यहाँ पर देखेंगे इन वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ में भी एक्सप्रेस्ड एज, ये बता रहा हूँ मैं, अच्छा जो हमने ग्रुप बना रखा है, बस ये याद रखना कि वैसे तो मेरे पास सारी वीडियो सेव रहेंगी हर क्लास की। कभी भी क्या होगा कि मान लीजिए आप 6 दिन 4 दिन 10 दिन बाद कोई चीज़ रिवाइज करने बैठ रहे हैं, तो आपको अगर मान लो रिवाइज करते टाइम कहीं किसी चीज़ में अटक रहे हैं, तो वो वीडियो आपको ना ग्रुप पर मिल जाएगी, सारी हर दिन की वीडियो आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक में अटक रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्लियर हो जाएगा, तो नोट्स भी रहेंगे और नोट्स को समझाते हुए मैं भी दिख जाऊँगा आपको जहाँ पर भी आप अटकेंगे, जिस टाइम भी अटकेंगे। फिर भी अगर मान लो कभी गलती से क्लियर चैट हो जाए तो भाई पूछ लेना, पूरे साल की वीडियोज़ में पूरी संभाल कर रखता हूँ, ठीक है, तो पूछ लेना कभी भी। देखिए अब हम ये कहेंगे कि इन वेक्टर फॉर्म, देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ इज, क्या होगा, पहले F12 निकाल लीजिए, F12, तो इसके ऊपर एरो लगाओ क्योंकि F12 वेक्टर निकाल रहा हूँ मैं। ये कैसे निकलेगा भाई, एक बात बताइए सबसे पहले तो K क्या है, 1/4πε0। चार्जेस क्या है, Q1 Q2, तो चार्जेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r, तो Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r², ये हो गया। अब आप ये देखिए F12 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, r21 कैप। बस इसके साथ में आपको r21 कैप मल्टीप्लाई कर देना, बन गया वेक्टर। तो कोई भी मैग्नीट्यूड मेरे पास दे रखा हो, उस मैग्नीट्यूड में आपको बस यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देना, वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा कि इसी तरह से सिमिलरली जैसे कि F12 वेक्टर है, आप यहाँ लिखेंगे F21 वेक्टर। तो F21 वेक्टर में आप क्या लिखेंगे, इस पर ये है क्या चीज़, फोर्स ऑन पहले जो लिखा हुआ है वो है 2, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लगी है दैट इज कॉल्ड F21 वेक्टर। अच्छा, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F21 वेक्टर हो गया ये। इसको कैसे निकालेंगे, ये भी वही चीज़ है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। ये तो कूलम्स लॉ से हो गया। अब वेक्टर में तो F21 की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, r12 कैप, तो देखो r12 कैप, r12 कैप, समझ में आ गया होगा। नोट्स में आ जाइए पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि ये r12 कैप है क्या। तो r12 कैप इज r12 वेक्टर अपॉन r इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन है। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है कि वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, दैट्स इट, ठीक है। अगला लिखा हुआ है F12, तो F12 के बारे में बताया। अब इसी में आप देखिएगा नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल, तो रिपल्सिव फोर्स लग रही है। अब अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया Q1 और एक नेगेटिव चार्ज हो गया, इसको हमने बोल दिया माइनस का Q2। और जरा देखिएगा इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने सेम रखा, वही R। डिस्टेंस को हमने सेम रखा दोनों के बीच का R, ये हो गया। अब देखिएगा, अब हम ये कहेंगे कि Q1 पर, अब ध्यान से सुनना जरा, Q1 पर जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलूँगा, F1, और किसकी वजह से लगेगा, 2 की वजह से, तो F12 बोलूँगा उसको मैं। वो कहाँ लगेगा, वो इधर लगेगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, पॉजिटिव को खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। तो अब मेरा डायरेक्शन ये बन गया, इसको मैं लिखूंगा Q1 पर लगने वाला फोर्सेस F1 ड्यू टू Q2, तो F12, समझ गए। तो F12 की डायरेक्शन अब ये हो गई, ठीक है। सिमिलरली Q2 पर जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलूँगा, F2, और बाद में लिख देंगे कि इट इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो 2 पर लगा है फोर्स और किसकी वजह से लगा, 1 की वजह से, तो F21 लिख दिया इसको, समझ गए, ठीक है। तो ये F12 ऐसे हो गया, F21 ऐसे हो गया। अब जरा यूनिट वेक्टर देख लो, यूनिट वेक्टर बेहद आसान, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम 1 से 2 जा रहे हैं, तो 1 से 2 यूनिट वेक्टर ये हो गया R12 कैप, R12 कैप, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, ऐसे R12 कैप, ठीक है। डायग्राम किस तरीके का बनाना है वो मैंने नोट्स में आपको बनाकर दिखा रखा है। अब इसी तरीके से अब मैं 2 से अगर 1 की तरफ जा रहा हूँ, तो 2 से 1 की तरफ जाना है, तो R21 क्या, R21 क्या, ये हो गया। तो आप ये देखिएगा कि इसका रट्टा मत लगा लेना कि अच्छा F12 वेक्टर निकालना है तो यहाँ पर R21 लिखना है, नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर F12 वेक्टर निकालोगे तो साथ में R12 वेक्टर ही, R12 क्या भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अट्रैक्टिव फोर्स में। F21 वेक्टर अगर निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, R21 कैप, तो R21 कैप ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। बताइए भाई, वास्तव क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, दोनों ही केसेस में हमने देखा क्या कि हमारा जो F12 है और F21 है, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। F12 की डायरेक्शन ये है, F21 की डायरेक्शन ये है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, एक राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ है। R12 की डायरेक्शन ये है तो R21 की डायरेक्शन ये है, तो ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर देखें तो F12 लेफ्ट की तरफ, तो F21 राइट की तरफ, ये भी डायरेक्शन अपोजिट। R21 लेफ्ट की तरफ तो R12 राइट की तरफ, तो ये भी डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ पर आप ये देखिए, हमने कूलम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म का है, इससे 2 कंक्लूजन निकाले, ठीक है। पहला कंक्लूजन देखिएगा, पहला कंक्लूजन है एज R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप, ठीक है। तो आप ये देखिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं, as R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप, क्योंकि दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, ठीक है। देयरफॉर F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। F21 वेक्टर और F12 वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। हाँ जी, दिस मीन्स दैट 2 चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि 2 चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। दोनों की डायरेक्शन अलग है ना, F12 F21, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या है, F12 की वैल्यू बताओ 1/4/ε0 Q1 Q2/R²। F21 की वैल्यू क्या है, 1/4/ε0 Q1 Q2/R²। तो दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन जो है वो अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों फोर्सेस सेम हैं तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही चीज़ है, दिस मीन्स दैट द 2 चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, सो कूलम्बियन फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो कूलम्बियन फोर्सेस हैं
जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे करते हैं। समझ गए? सेकंड देखिएगा, as the Coulombian forces act along F12 or F21, that is along the line joining the center of the two charges, so they are central forces। तो ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं ये इन दोनों को चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग काम करती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। तो ये क्या हो गई? ये सेंट्रल फोर्सेस हो गई। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला जो चार्ज है ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो वो कहीं और जा रहा है, किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सेंट्रल फोर्सेस होंगे। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, यानी कि कुछ कमियां भी होती हैं उसकी। तो पहली कमी क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में हैं तभी कूलम्स लॉ काम करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस, अगर मैं किसी एक वायर की बात करूँ और उस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे ये वाला वायर है, ये वहाँ पर सॉकेट से कनेक्टेड है, तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि चार्जेस का रेस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। पहला लिमिटेशन ये ड्रॉबैक है इसका। दूसरा ड्रॉबैक मैं पेज नंबर 8 पर हूँ इस टाइम, बिल्कुल नीचे लिखे हुए हैं इसके ड्रॉबैक्स। दूसरा ड्रॉबैक है द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मतलब इनका साइज ना के बराबर होना चाहिए, बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अगर बड़ा होगा चार्ज तो फिर उस पर कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। चलिए जी, इसके बाद थर्ड है द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। तो जो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो न्यूक्लियस के साइज से बड़ा होना चाहिए। न्यूक्लियस का एक फिक्स साइज होता है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है ना, R0 बोलते हैं इसको, ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, ये होता है। ठीक है, हम वॉल्यूम 2 में, फिजिक्स के वॉल्यूम 2 में एक चैप्टर करेंगे न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस के प्लूरल फॉर्म को मैं न्यूक्लियाई बोल देता हूँ। तो वहाँ पर हम न्यूक्लियस के रेडियस की ही बात करेंगे, तो उसका रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू होती है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इसका वो है, मतलब जो सेपरेशन है चार्जेस के बीच का सेपरेशन, वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो चार्जेस ओवरलैप करेंगे ना। नहीं समझे भाई? एक चार्ज ये हो गया तो इसका रेडियस कितना है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है? 10⁻⁻15, और एक चार्ज ये हो गया, ये कितना है? 10⁻⁻15। तो वो 10⁻⁻15 से बड़ा होना चाहिए ये सेपरेशन। अगर कम है तो ये दोनों के दोनों चार्जेस ओवरलैप कर जाएंगे ना, और जब ओवरलैप कर जाएंगे तो फिर क्या तो अट्रैक्शन निकालो उसमें, क्या रिपल्शन निकालो। आप कहोगे यार ये तो कंबाइंड है चार्जेस दोनों के दोनों। क्लियर? ये तीसरा लिमिटेशन हुआ। पेज नंबर 9 पर आ जाइए। पेज नंबर 9 पर है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमिन्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। तो परमिटिविटी वही चीज़ है कि कोई दो चार्जेस हैं, अगर किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो उस मीडियम के अंदर वो कितना फ्रीली एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहे हैं। वही वाला एग्जांपल कि स्विमिंग पूल के अंदर मैंने अपना हाथ डुबाया तो मैं अपने हाथ को कितना आसानी से मिला पा रहा हूँ आपस में, ठीक है, या कितना आसानी से दूर ले जा पा रहा हूँ, यानी कि कैसी रिपल्सिव फोर्स है और कैसी अट्रैक्टिव फोर्स है। तो वो परमिटिविटी है। परमिटिविटी हमेशा किसी भी मीडियम पर डिपेंड करती है। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, अभी कर लेंगे, आसान है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि जो हमने यहाँ पर इसकी बात करी 1/4πε0, जो हमने यहाँ पर इसकी बात करी, ये क्या है बताता हूँ। अगर चार्जेस एयर में रखे हुए हैं तो हम ये मानते हैं कि चार्ज इतनी छोटी क्वांटिटी होती है कि उसमें एयर में मौजूद जो गैसेस है ना, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता गैसेस का। तो हम ये कहते हैं कि हम अगर वैक्यूम और एयर दोनों को सेम मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिज़िक्स में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी में मैं एयर बोलूँ या वैक्यूम बोलूँ तो एक ही बात है, ठीक है। उसमें ये मत कहना कि एयर में होती है ये वाली स्पीड, तो वैक्यूम में तो अलग होगी स्पीड। हम ये कहेंगे नहीं, एयर और वैक्यूम को हम सेम मानकर चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये कहेंगे अगर मैं एफ वैक निकालूँ, वैक इज फॉर वैक्यूम, फिर वैक्यूम में फोर्स कितनी है, तो अगर मैं वो निकालूँ तो वो हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और फिर अगर हमसे कोई कहे कि भाई अब एयर के अलावा कोई और मीडियम है, चाहे वाटर हो, चाहे वो
क्रिस्टलाइन ग्लास हो, चाहे कोई और मीडियम हो, तो वाटर के अलावा अगर कोई और मीडियम है तो आप क्या करेंगे, तब फोर्स कैसे निकाली जाएगी, एफ मेड मतलब मीडियम, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो है ये वैक्यूम में फोर्स हो गया कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, और ये किसी दूसरे मीडियम में। तो अगर कोई ये कहे आपसे कि इनका आप रेशो निकालिए, हम रेशो निकालते हैं, तो एफ वैक्यूम VAC अपॉन एफ मीडियम, तो ये कैसे निकाला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा देखो ये जो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, ये टर्म तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसको तो ये इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आगे क्या बचा हमारे पास, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक, ये बचा। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे इसमें, हम ये जानते हैं कि जब ऊपर भी रैशनल नंबर है और नीचे भी रैशनल नंबर है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो 1 × 4 पाई एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन, और बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कट गया, रिलेशन क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को आप वैक्यूम की परमिटिविटी से, वैक्यूम बोलो, एयर बोलो या फ्री स्पेस बोलो, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को अगर आप वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, और उसको हम बोल देते हैं एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हुआ आपका कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ का नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी परसों है, तो उसमें जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ का हम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स कुछ नोट्स में भी दे रखे हैं, उसके अलावा भी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो परसों मंडे को रखते क्लास, ठीक है। बाकी कल आपकी मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। अनमोल और प्रश्न क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल।